हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है आप सभी का मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने इनवर्स निकालना सीखा और आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, साथ साथ में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और ये मैट्रिसेस का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो पहले ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोगों ने दो मेथड देखा था, एक एडजॉइंट मेथड, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी हम लोग ने कौन सा मेथड देखा है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको ये दोनों मेथड आते हैं, एडजॉइंट मेथड भी आता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी आता है, तो समझ जाना आज का लेक्चर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालते थे। 10th में आपने बहुत सारे मेथड सीखे थे। सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। फिर आपने क्रेमर्स रूल वाला मेथड भी देखा था, है ना। उसके बाद एक और मेथड था ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग मैट्रिक्स के मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें दो मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड जो आप लोग देखोगे इसके अंदर, वो है हम लोग का इन्वर्जन मेथड, और दूसरा है हम लोग का रिडक्शन मेथड। ठीक है, अब दोनों मेथड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो रिडक्शन से आते हैं, लेकिन कभी कभी इन्वर्जन से भी पूछ लेता है। तो वन बाय वन हम लोग एक एक मेथड को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इन्वर्जन मेथड समझते हैं, उसके बाद रिडक्शन मेथड समझते हैं। एक चीज याद रखना, आपको इन्वर्जन मेथड हो या रिडक्शन मेथड हो, दोनों में हमेशा इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें ए क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ए होता है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, वेरिएबल्स के ठीक है, ए होता है हम लोग का वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। भाई एक्स क्या होता है, ये होता है मैट्रिक्स, किसका मैट्रिक्स, ऑफ अननोन। अननोन, अननोन मतलब एक्स और वाई और जेड जितने भी वेरिएबल रहेंगे उसका मैट्रिक्स। बी क्या होता है, बी होता है मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स ऑफ यही लिख देता हूं, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे उसका मैट्रिक्स को हम लोग बी बोलते हैं। अब ये इक्वेशन को याद कर लो, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, बी क्या होता है, मैंने बता दिया। हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग का पार्ट ये होगा, चाहे वो इन्वर्जन मेथड हो चाहे वो रिडक्शन मेथड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन्वर्जन मेथड में। इन्वर्जन मेथड में मैंने तुमको इक्वेशन क्या बताया था, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसका मैं तुमको डायरेक्ट पार्ट बताऊंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो हम लोग यूज करेंगे इन्वर्जन मेथड में मैं वो तुमको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज प्री मल्टीप्लाई करो। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई करो बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, इधर पे भी कर सकते हो इधर पे भी। हम लोग प्री मल्टीप्लाई लिखे मतलब पहले करेंगे, तो लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। मैंने हर मैट्रिक्स के पहले किसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स को। अब हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ए इंटू ए इनवर्स जब भी दिखता है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख देते थे, आई, है ना। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी आएगा, याद है, आई एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब आई तो मैट्रिक्स की दुनिया का 1 होता है, तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हम लोग का इन्वर्जन मेथड का मेन पार्ट है, मेन पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन में एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन है। बोलेगा इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो तुमको सबसे पहले इसमें a बताना पड़ेगा, x बताना पड़ेगा
और बी बताना पड़ेगा। अब बोलेंगे हम लोग भाई ए क्या था, ए था हम लोग का वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स कौन, ए। अब भाई इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, इसका कोएफिशिएंट मतलब इसके साथ जो नंबर होता है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, फिलहाल कुछ नहीं है 1 है। तो अब हम लोग इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 इक्वेशन है इसीलिए हम लोग 2 रो लिखेंगे, अगर 3 इक्वेशन होती तो 3 रो बनता। अब देखो पहली रो किससे बनेंगे, पहली इक्वेशन से 1 1, तो लिखेंगे 1 1। दूसरी इक्वेशन से हम लोग दूसरा रो फिल करेंगे 1 और इधर पे -1, साइन का ध्यान देना, यहाँ प्लस था इसीलिए 1 लिखे, यहाँ माइनस है इसीलिए -1 लिखे। एक्स क्या होता था, एक्स होता था नंबर ऑफ अननोन्स, जितने अननोन है यहाँ पे वेरिएबल्स ऑफ मतलब मैट्रिक्स ऑफ अननोन, मैट्रिक्स ऑफ अननोन। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स और वाई दिख रहा है तो यहाँ लिखूंगा एक्स वाई। बी क्या होता है भाई, कांस्टेंट मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जिसमें कांस्टेंट नंबर आते हैं। तो कौन है यहाँ पे कांस्टेंट, जिसका वेरिएबल नहीं है, 2 1, तो 2 1। क्या तुमने ए एक्स बी बता दिया, मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग ताकि सॉल्व करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे भाई ये इक्वेशन में इसको पुट करना है, क्या एक्स की जगह में ये पुट कर दूंगा, हाँ ठीक है। ए इनवर्स लिखा है, ए इनवर्स, लेकिन भाई मेरे पास तो ए मैट्रिक्स है, हाँ। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। क्या इनवर्स निकालना तुमने सीखा है, एडजॉइंट मेथड, रिडक्शन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे इन्वर्जन मेथड में सबसे ज्यादा ये इनवर्स जो फाइंड करेंगे वो किससे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट मेथड से, क्योंकि इसमें हम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते, कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। एडजॉइंट मेथड से तुम इनवर्स निकालोगे, उसके बाद लाके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड, है ना। अब इस इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x + 2y = 2, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 3। देखो ये एक क्वेश्चन देख लोगे ना, बाकी सारे क्वेश्चन तुम एक्सरसाइज के अपने आप कर लोगे, तो इसको एकदम ध्यान से देखना, समझना, सॉल्व करना उसके बाद, ठीक है। हम लोग ने क्या बोला था भाई, जब भी इन्वर्जन मेथड बोले, रिडक्शन मेथड बोले, साफ साफ ये लिख दो, ax = b, ये साइड में लिख लो। अब a कौन है, x कौन है, b कौन है बता देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बोलते हैं भाई a है वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, तो इसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट कौन है 1 2, इधर पे 2 3। क्या a बता दिया मैंने, हाँ भाई। x कौन होगा, तो x भी बता देते हैं। x होता था वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स है, x है और y है, तो x और y का मैट्रिक्स। और b क्या होता था भाई, कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें, 2 है और 3 है, 2 है 3 है। उल्टा मत लिख देना, 3 2 नहीं लिख सकते, पहली रो में जो इक्वेशन लिखेंगे उसी का कांस्टेंट पहले आएगा। क्या a बता दिए, x बता दिए, b बता दिए। अब मेथड कौन सा है भाई, मेथड है हम लोग का इन्वर्जन मेथड। लेकिन जब भी इन्वर्जन मेथड तुमको बोलेगा, इन्वर्जन मेथड जब भी तुमको बोलेगा तो तुमको क्या करना है भाई, ax = b, ये तो याद है। उसके बाद सिर्फ ये लाइन लिखने का, 3 × बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स। अब भाई ये जो स्टेप हम लोग यहाँ लिखे ना, ये स्टेप, ये बार बार मत लिखो, इसके बाद डायरेक्ट तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। ये स्टेप के बाद डायरेक्ट तुम इसको लिख दो तो भी चलेगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x = a इनवर्स b, लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लोग बोल देंगे अपना इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। क्यों भाई, क्योंकि मेरे पास a इनवर्स थोड़ी है, मेरे पास a है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग उसका इनवर्स निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ लेट्स फाइंड a इनवर्स। चलो a इनवर्स फाइंड कर दे। a इनवर्स के एडजॉइंट मेथड से कुछ स्टेप याद आ रहा है, हाँ भाई। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते थे a का, तो चलो a का डिटरमिनेंट निकाल लेते, 1 2 2 3। सॉल्व करते इसको, आंसर बताओ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा 1 3 = 3 -2 2 = 4, तो 3 - 4 कितना आ जाएगा, -1। तो डिटरमिनेंट आ गया हम लोग का। फिर हम लोग लिखते थे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। भाई पहला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या निकालते थे, माइनर और कोफैक्टर। तो मैं ये ए मैट्रिक्स को वहां लेके चलता हूँ, ठीक है। अगले पेज पे इसको ले लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, माइनर और कोफैक्टर, एडजॉइंट, उसके बाद इनवर्स। तो चलो माइनर निकालते पहले। m11 चार लोग हैं तो m11 m12 m21 और m22। m11 m22 ये सब कैसे निकालते थे याद है,
M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, मैं एक ही बता रहा हूँ, बाकी सब फटाफट लिखते हैं। 3 M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या दिख रहा है 2। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है मुझे फिर से 2। M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1। माइनर निकालिए, अब कोफैक्टर तो आता है, याद आ रहा है कोफैक्टर कैसे निकालते थे। चलो, कोफैक्टर निकालने का तरीका होता था भाई, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, बस साइन चेंज होती थी किसकी। अगर ये दोनों को प्लस करने पे ऑड आता था, कहाँ कहाँ पे ऑड आ रहा है भाई, इधर पे ऑड आ रहा है, देखो 1 + 2 3 होता है इसीलिए साइन चेंज, 2 + 1 3 होता है इसीलिए साइन चेंज, ऑड पे साइन चेंज। फिर क्या करते थे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिख देते थे, है ना। तो लिखेंगे ए आई जे का मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे का मैट्रिक्स है 3 -2 -2 1, हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते थे एडजॉइंट, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या था भाई, जो भी तुम्हारा को मैट्रिक्स आया, को फैक्टर का मैट्रिक्स आया भाई, उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो 3 - 2 रो था, 3 - 2 कॉलम बन गया, -2 1 रो था, -2 1 कॉलम बन गया भाई, एडजॉइंट भी आ गया, ठीक है। एडजॉइंट के बाद क्या निकालते थे हम लोग, ए इनवर्स, ए इनवर्स। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो हम लोग ए इनवर्स पीछे एक्सरसाइज जो किए थे वो वाला सम कर रहे बेटे, हाँ बेटा वही है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला याद होगा आई होप सबको। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया था हम लोग का भाई, -1 आया था आई थिंक, हाँ भाई -1 आया था, तो यहाँ लिखेंगे -1। एडजॉइंट क्या था हम लोग का, एडजॉइंट था हम लोग का 3 -2 -2 1, है ना। अब 1 अपॉन -1 मतलब -1, अब -1 को पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब अंदर जाएगा तो -1 × 3 -3, -1 × -2 2 2 -1, जहां माइनस है वहां हटा दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जहां नहीं है वहां लगा दो, तो ये हम लोग को मिल गया ए इनवर्स। अब तुमको यही ए इनवर्स का यूज करके, यही ए इनवर्स का यूज करके ये पहली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पुट ए इनवर्स इक्वल्स टू, ए इनवर्स आया था हम लोग का -3 2 2 -1, ये इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 याद है, हाँ भाई इक्वेशन 1 हम लोग की थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू क्या थी भाई, वेरिएबल था x और y था, ठीक है। ए इनवर्स क्या था, यही है -3 2 2 -1, ये भी है। और b क्या था हम लोग का, b था कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स, वो क्या था 2 और 3, b है ना, तो यहाँ पे पुट कर देते 2 3। अब बस तुम्हारे को ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा x y, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले इसका ऑर्डर बताओ, क्या 2/2 है, हाँ भाई 2 रो 2 कॉलम, इसका क्या 2/1 है। पहले इन दोनों से डिसाइड होता था मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब जो आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा भाई, 2/1 2/1, जाहिर सी बात है, इधर 2 लोग है ना तो इधर पे भी 2 ही लोग आएंगे, ऐसा मान के चलो, क्योंकि इक्वल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 लोग होंगे, मतलब 2 जन आने वाले। पहले वाले की पोजीशन थी 1 1, दूसरे वाले की पोजीशन थी 2 1, क्योंकि पहले रो पहले कॉलम में, ये दूसरे रो पहले कॉलम में, इसलिए 2 1। मतलब भाई जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे इसको पूरे को, फिर इससे ये पूरे को, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलो पहला पार्ट करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, क्या -6 आएगा, हाँ 2 3 6, क्या +6 आएगा, हाँ। उसके बाद इसकी बात करते हैं, 2 2 4 1 3 3 -3, भाई बीच में प्लस आता था, यहाँ प्लस आता था, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसीलिए ऐसे छोड़ देते। तो अब हम लोग का आंसर क्या आ गया भाई, x और y का क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, यहाँ पे -6 + 6 क्या हो रहा है 0, और 4 - 3 1, क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1, है ना। देयरफॉर ऐसे लिख देते ना, x, y 0, 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग का था भाई पूरा पार्ट। अब तुम बोलोगे भाई बहुत बड़ा सम है, तुम्हारा सम स्टार्ट हुआ यहाँ से a x b बताना था, उसके बाद हम लोग इसके बाद यहाँ से जो जितना पार्ट है ये तुमने पिछले एक्सरसाइज में किया है, तो ये तो वही आ गया उस क्वेश्चन का, ये सब क्वेश्चन मतलब हम लोग भाई जो 2.2 में किए थे उसका हिस्सा है ये, तो ये तो आसान था, ये तो हम लोग करना जानते हैं, ठीक है। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे, ये एक आखिरी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसके बाद वाला तुम खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन इजी है, वही मेथड है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे भाई, हम लोग बताएंगे
इक्वेशन लिख लेते पहले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। भाई a बता दो पहले, b बता दो, और सॉरी x बता दो और b बता दो। ये तीन चीज हम लोग हमेशा पहले लिखेंगे। ए क्या होता है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 1 2 माइनस 1, देखो 1 1 2 माइनस 1 लिख दिया। एक्स क्या होता है, वेरिएबल कौन है, एक्स है और वाई है, ठीक है। बी क्या होता है, बी होता है भाई कांस्टेंट टर्म, 4 है और 5 है, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे भाई, इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी, उसके बाद एक लाइन लिखते थे, याद है, हाँ भाई ये लाइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो हम लोग की इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तुम डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसको हम लोग बोल दिए थे इक्वेशन 1। फिर याद करो क्या किए थे हम लोग, नाउ स्टार्ट करते, क्या निकालेंगे, लेट्स फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का पहला स्टेप डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ए का निकालते हैं 1 1 2 माइनस 1, ये था। इसको जब मैं सॉल्व किया तो मुझे डिटरमिनेंट क्या दिख रहा है, 1 1 1 माइनस 1 2 1 2, बीच में माइनस 2, भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया मेरा -3। देयरफॉर सिंस लिखेंगे, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या जीरो आ रहा है, नहीं, नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स जैसी मिलेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसका माइनर कोफैक्टर, ये सब निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ये मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पहले, ये ए मैट्रिक्स है, इसका माइनर कोफैक्टर सब निकाल लेंगे हम लोग। चलो जितने माइनर उतने कोफैक्टर, तो पहले -4 निकालेंगे, m11 m12 m21 m22 सबको निकाल लेते फटाफट, आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोफैक्टर a11 a12 a21 a22, ठीक है। अब इसका निकाल लेते माइनर, 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम, छुपा दिया हम लोग को, क्या दिख रहा है -1, 1 2 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या दिख रहा है 2 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिखेगा 1, और 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या दिखेगा 1। भाई जो माइनर वही मेरा कोफैक्टर, जो माइनर वही मेरा कोफैक्टर। साइन कब चेंज होगी, जब प्लस करने पे ऑड आता है, 2 + 1 3 -1 2 प्लस -2 ये -1, ये दोनों की साइन चेंज, बाकी नहीं चेंज क्योंकि ये इवन है, हो गया माइनर। इसके बाद हम लोग कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखते थे ए आई जे, भाई इसका मैट्रिक्स क्या होगा, तो इधर ही से बनेगा -1 -2 फिर -1 उसके बाद 1। उसके बाद हम लोग निकालते थे भाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकलता था, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज कर देते, कोफैक्टर का मैट्रिक्स कौन है, ये इसका ट्रांसपोज करो, -1 -2 पहला कॉलम बनेगा, -1 -1 और 1 ये बन जाएगा दूसरा कॉलम, तो एडजॉइंट भी मिल गया तुमको। इसके बाद वाला स्टेप तो इजी है भाई, ए इनवर्स निकालते थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटरमिनेंट आया था -3, डिटरमिनेंट आया था -3, और एडजॉइंट क्या है भाई यहीं पे -1 -2 और 1, इसको ऐसे रहने दो, तुम्हारा ए इनवर्स फाइंड हो गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, पुट ए इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन -3, है ना, क्या था ए इनवर्स का, -1 -1 -2 1 -1 -2 1, कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, वेरी गुड, इक्वेशन 1 में पुट कर देते। इक्वेशन 1 क्या थी भाई, याद आ रहा है, हाँ इक्वेशन 1 हम लोग की थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, भाई x तो अपना था वेरिएबल x और y, ए इनवर्स की जगह हम लोग लिख देंगे ये पूरा, ए इनवर्स क्या हम लोग का 1 अपॉन -3, इसको ऐसे रहने दो, और मैट्रिक्स को लिख लेते -1 -2 और 1 ना, एक मिनट 1, और b क्या था हम लोग का, b था हम लोग का कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या था हम लोग का 4 और 5 4 और 5। अब हम लोग का काम क्या, इसको ऐसे रहने दो जब तक के लिए 1 अपॉन -3, बाद में इसको अंदर भेजेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर यहाँ पे सिर्फ 2 लोग आएंगे, क्योंकि लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अभी मैंने ऑर्डर भी बताया 2/2 2/1, तो आंसर आएगा 2/1 का ही आएगा। पहले रो में कौन आएगा, दूसरे रो में कौन आएगा, ये डिसाइड करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट आएगा, देखो 1 4 जा 4 -4 1 5 जा 5 -5, बीच में प्लस आता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। इसकी बात करते हैं 2 4 जा 8 -8 1 5 जा 5, बीच में हमेशा क्या आता है प्लस, अब साइन कुछ भी नहीं है तो इसलिए प्लस डाल दिए। अब कंप्लीट हो गया हम लोग का सम, देखो क्या आएगा, x आ गया y आ गया 1 अपॉन 3 -3 1 अपॉन -3, यह आएगा -9 है कि नहीं, -4 -5 -9,
माइनस 8 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, माइनस 3 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर 8 है। ये हो गया। अब तुम्हारा काम क्या है भाई, जो 1/-3 बाहर है उसको अंदर भेजो। ये अंदर जाएगा, पहले किसके पास जाएगा, पहले जाएगा -9 के पास। देखो माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3, 3 जा, तो तुम्हारा पहला एलिमेंट क्या आएगा 3। दूसरे की बात करते हैं, 1/-3 किसके पास जाएगा भाई, -3 के पास जाएगा। -3 से -3 कट गया, आंसर क्या आ रहा है 1। तो तुम यहाँ से बोल सकते हो भाई x क्या मिला मुझे 3 और y क्या मिला मुझे 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा था सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से तुमको ये मेथड तो एकदम आसानी से आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x + 6y = 8, x + 3y = 5। जब तुम ए मैट्रिक्स लिखोगे, ए मैट्रिक्स में आएगा 2 6 1 3, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स में क्या आएगा, x और y, और बी मैट्रिक्स में क्या आएगा, बी मैट्रिक्स में आएगा अपना 8 और 5। अब जब तुम क्या करोगे, इसको पहले इक्वेशन 1 बनाओगे। अब तुमको मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। ए इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या था, डिटरमिनेंट। चलो ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 2 6 1 3, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट क्या आ गया तुम्हारा 0। हम लोग क्या लिखते थे, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो ए इनवर्स निकाल सकते। अब डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब ए इनवर्स ही नहीं निकाल सकते तो हम लोग बाकी के स्टेप्स कर ही नहीं सकते। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एक्स एंड वाई, पहले लिखेंगे यहाँ पे सिंस A inverse does not exist, भाई A inverse निकाल ही नहीं सकते, therefore x and y cannot be find या cannot be solved लिख दो, या फिर लिख सकते हैं हम लोग does not exist, इसको भी लिख सकते हैं। समझा, तो ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आएगा भी नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, जो कि है रिडक्शन मेथड। अगर तुमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो ये मेथड एकदम चिंदी है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट मैंने तुमको बोला रिडक्शन मेथड हो इन्वर्जन मेथड हो, हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे। ax = b, है ना। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तुमको एक मैट्रिक्स दिया, ये क्वेश्चन से समझ जाना, अगले क्वेश्चन से तुम ट्राई कर सकते हो। देखो क्या करना है भाई, पहले तो a बता दो इसमें क्या है। a है हम लोग का 2, पहले इक्वेशन लिख लूं क्या, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ना अच्छे से। इक्वेशन लिखते हैं तो लिखेंगे 2x + y = 5, 3x + 5y = -3, लिख दिया भाई। अब a b और x बता देते हैं। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, a आएगा 2 1 3 5, ये तो भाई पीछे भी करके आ देते। x क्या है अपना, x है x और y वेरिएबल, और b क्या है हम लोग का, b है हम लोग का, b है 5 और -3। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम लोग भाई, हम लोग ना ax = b लाते, कोई भी मेथड हमेशा लिखेंगे। अब इधर पे ये सब मत करना कि प्री मल्टीप्लाई सब। रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, a की जगह जो मैट्रिक्स है वो पुट करो। a क्या था अपना 2 1 3 5, हो गया। x की जगह x वाला मैट्रिक्स पुट करो, x और y पुट कर दिए, और b की जगह b वाला मैट्रिक्स पुट करो। ठीक है, 5 और -3। हमेशा रिडक्शन मेथड में इधर तक पहुंचोगे। अब तुम्हारा काम क्या मालूम, इस मैट्रिक्स को, ये ए वाले मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, या तो अपर ट्रायंगुलर बनाओ या तो लोअर ट्रायंगुलर बनाओ। अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है तुमको, 0 बनाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्यों 0 बनाना है अभी तुमको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे बैठा कौन है, 3 बैठा है, 3 बैठा है। 3 0 कब बनेगा, जब 3 - 3 आ जाएगा तो 0 बनेगा। तो याद है लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। ये कौन सी रो में भाई, R2 में चेंज कर रहा हूँ। R2 एरो मतलब R2 में चेंज कर रहा हूँ भाई। क्या कर दो, R2 -3 कर दो, मतलब 3 - 3 कर दो, लिख दिया। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, किसकी मदद लेते हैं इसको 0 बनाने के लिए, R1 की। R1 लिख दिया। क्या R1 1 है, नहीं। अगर 1 नहीं है तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसी से डिवाइड कर देने का। अगर 1 होता तो मैं सिर्फ इतना ही लिखता, लेकिन 1 नहीं है इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर में थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकती है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे सम किए, इसके ऊपर एक्सरसाइज के प्रैक्टिस की हम लोग मतलब। अब यहाँ पे आते हैं, एक्स वाई ये कभी चेंज नहीं होगा। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम इधर लगाओगे वो ट्रांसफॉर्मेशन इधर लगाएंगे। लास्ट लेक्चर में देख क्या है भाई, R2 में चेंज कर रहा हूँ इसीलिए R2 चेंज होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, ये वाला जो एलिमेंट है तुम्हारा, ये वाला एलिमेंट, ये क्या बन जाए, पहले जो बाकी एलिमेंट है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो तुम्हारा एलिमेंट है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। देखो 2 1 ऐसे लिखा, ये 0, ये क्या बनेगा चेक करते भाई। R2 की जगह लिखूंगा 5 - 3 × R1/2
अब इसके लिए R1 कौन है, बोलेंगे भाई 1 है, तो 5 माइनस 3 1 जा 3, एक मिनट, 3 1 जा 3 अपॉन 2, भाई माइनस नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 माइनस 3 अपॉन 7, सॉरी 2 ना, 10 माइनस 3 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 अपॉन 2 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 7 अपॉन 2। ठीक है, मतलब ये क्या बन गया हम लोग का, पहला एलिमेंट आ गया, यहाँ लिखेंगे 7 अपॉन 2। इसके बाद इसकी बारी, भाई ये भी तो चेंज होगा, है क्या, R2 की जगह लिख दो माइनस थ्री इंटू R1 अपॉन 2, इसके लिए R1 कौन है 5 है, तो माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 माइनस 15 अपॉन में 2, अच्छा माइनस 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई, माइनस 21 अपॉन में 2। जैसे ही तुमने इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बना दिया, तुम्हारा सम कंप्लीट हो गया भाई, इतना इजी है, हाँ बहुत इजी है। जैसे अपर ट्रायंगुलर बना लिए, उसके बाद वाला स्टेप देखो, मैं इसको अगले स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखो अपर ट्रायंगुलर बना लिए, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले रो को इससे, फिर दूसरे रो को इससे, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई, बीच में हमेशा प्लस, सही है, 5 माइनस 21 अपॉन 2, फिर इसको 0 इंटू एक्स 0x प्लस 7 अपॉन 2 वाई, 7 अपॉन 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 है। देखो ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। अब 0x लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये गायब हो जाता है, ये कोई काम का ही नहीं है, 0x मतलब कुछ भी नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 7 अपॉन 2 वाई। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, तो पहला इक्वेशन क्या दिख रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरा क्या दिख रहा है 7 अपॉन 2 वाई इक्वल्स टू माइनस 21 अपॉन 2, सही है। अब भाई मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है, गायब हो गया, तो 7y क्या दिख रहा है मुझे, 7y मुझे दिख रहा है माइनस 21, y की वैल्यू मिल गई यहाँ से, हाँ भाई इतना इजी है, 7 डिवाइड में आ गया, 7 1 जा 7 3 जा, तो y क्या मिला हम लोग को -3। अब y मिल गया तो क्या x मिल जाएगा, हाँ इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई की जगह लिख देंगे -3 इक्वल्स टू 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x -3 इक्वल्स टू 5, बाय -3 इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा ना, 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो x क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, x मिलेगा भाई 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली 4, ठीक है, y -3 x मेरा 4, तो हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहीं लिख देता हूँ, therefore x, y मतलब कितना आया, x आया हम लोग का 4 और y आया हम लोग का -3 इज द सॉल्यूशन। तो ये था रिडक्शन मेथड। चलो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है, तो एकदम फास्ट इसको कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। ए बताओ, ए की वैल्यू है 1 3 3 5। बी बताओ, भाई बी तो कांस्टेंट होता है 2 4। एक्स क्या होगा, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स और वाई ये हमेशा दो इक्वेशन वाला दिख रहा है मुझे। तो अब इसके बाद वाला पार्ट क्या था भाई, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये लिखना है हम लोग को। अब ए की जगह ए का मैट्रिक्स उतारो 1 3 3 5 और x की जगह x और y लिखूंगा, इक्वल्स टू b की जगह 2 और 4 लिख देंगे। क्या इतना पार्ट कंप्लीट है। अब क्या करना है भाई, इसको अपर ट्रायंगुलर बना देते, मतलब इसको 0 बनाना है। अब ये कौन सी रो में है भाई, R3 में है ना, किसमें है, R3 में क्या R1 में, सॉरी हम लोग R3 बोल रहे हैं इसको, R1 में है। R1 में क्या लिखो भाई, R1 -3 लिख दो भाई, ठीक है। अब ये कौन सी रो में है, ये है R1 में, किसमें है R1 में, R1 में। अब ये किसमें है, ये है R2 में है, तो R2 में चेंज कर देते, क्या लिखूंगा R2 -3, भाई मदद किसकी लेंगे R1 की। क्या मेरा R1 1 है, हाँ 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, अगर 1 नहीं होता तो डिवाइड कर देते उससे। तो चलो अगला स्टेप क्या होगा बताओ मुझे, अगला स्टेप होगा भाई
जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हो उसको कंप्लीट करो। 1 3 एक्स और वाई में कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद 2 4 में चेंजेस आने वाले। अब ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 बनेगा, इसी के लिए तो किया हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या बनेगा चेक कर दे, 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू R1 कौन है इसके लिए बोलेंगे भाई 3, 5 माइनस 3 3 जा 9, 5 में से 9 गया तो माइनस 4, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस 4। अब आगे वाले के लिए लगाते हैं, ठीक है, इसके लिए लगाते हैं क्योंकि ये भी तो चेंज होगा। ये कौन है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू R1, 4 माइनस 3 इंटू R1 कौन है इसके लिए बोलेंगे 2, 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 में से 6 गया तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग का ये भी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। क्या ये अपर ट्रायंगुलर बन गया? हाँ भाई अपर ट्रायंगुलर बन गया। अब क्या करना है, सिर्फ तुमको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, देखो 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू वाई 3y, बीच में प्लस, मतलब मैंने पहले इससे इसको किया फिर उसके बाद इससे इसको वापस से करेंगे, तो देखो क्या बनेगा। अब इससे करते हैं 0 इंटू एक्स 0x प्लस 4 इंटू वाई 4y, लेकिन माइनस में y, तो ये प्लस को हटा दो, इधर डाल दो माइनस। अब इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 2 माइनस 2। अब एक चीज देखो यहाँ पे जरा तुम लोग कि भाई ये तो अपना 0 है ना, 0 है तो 0x गायब कर दो। एक काम करो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है माइनस 4y। अब भाई कंपेयर करते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 2। क्या तुमको यहाँ से y मिल जाएगा? हाँ भाई y मिल जाएगा। तो y की वैल्यू बताओ मुझे कितना होगी? बोलो y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस 2 अपॉन माइनस 4। भाई माइनस से माइनस गया 1 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो भाई y की वैल्यू आई 1 अपॉन 2, y तो मिल गया। और y के बाद हम लोग क्या निकालेंगे भाई, x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। इसको इक्वेशन बोल देते हम लोग 1। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू माइनस नहीं हाफ था सिर्फ ना, 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हम लोग की, x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 ना, इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, x प्लस क्या 3 1 जा 3 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2। अब लेकिन 2 में से 3 जाता है नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस कर, नहीं एक मिनट, क्या किया हम लोग 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 अपॉन 2 सही लिख रहे थे, हाफ ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। तो x और y दोनों हाफ मिले तो लिखेंगे देयरफॉर x कॉमा y क्या मिला हम लोग को, हाफ कॉमा हाफ इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो तीसरा क्वेश्चन है तुम ट्राई कर सकते हो, ये तुम ट्राई करोगे, तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, है ना। इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, वो इससे बार बार करोगे तो मेरे हिसाब से तो ये कर लोगे। चौथा वाला एक मैं कर देता हूँ, एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो मुझे, ठीक है। उसका आंसर बताओ, एक्स और वाई का आंसर कमेंट में बताओ कि क्या आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इक्वेशन लिखते हैं 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। भाई ए वाला मैट्रिक्स कौन है, तो हम लोग बोलेंगे ए आ जाएगा 5 2 7 3। ध्यान देना, जिसको नहीं समझा ये सब में इसको कोशिश करोगे तुमको समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा ये, तो ये तुम अपने से भी ट्राई कर रहे होगे। पहले वीडियो को रोका करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देखो, और अगर फिर भी अगर देखे नहीं आ रहा है समझ में तो आंसर चेक, अगर आ गया तो सॉरी, अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो फिर सॉल्यूशन चेक करो कि सही है कि गलत है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स, बी की जगह एक्स की जगह एक्स वाला मैट्रिक्स, बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स। ए की जगह क्या लिखूंगा 5 2 7 3, एक्स की जगह एक्स और वाई। अब बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। भाई बी वाला मैट्रिक्स कौन है, 4 है और 5 है। अपर ट्रायंगुलर बनाना है, मतलब इसको 0 बनाना है, तो चलो 7 को 0 बना लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भाई R2 में चेंज कर रहा हूँ, अब इसको 0 बनाना है तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे R2 माइनस 7। मदद किसकी लेंगे, R1 की, तो यहाँ लिख दूंगा R1। क्या मेरा R1 1 है, अगर 1 होता तो मैं छोड़ देता, 1 नहीं है 5 है तो डिवाइड बाय 5, ये पार्ट याद रख लो। अगर 1 है तो टेंशन नहीं है, 1 नहीं है तो उससे डिवाइड करना कंपलसरी है।
तभी तुम्हारा आंसर आएगा। तो देखो अब इसके बाद स्टेप कंप्लीट करते हैं। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा हम लोग का भाई ये पहला रो तो इसी रहेगा 5 2, एक्स और वाई भी ऐसी रहेगा, जो चेंज होगा उसी को चेंज करेंगे। 4 भी ऐसी रहेगा, जो नीचे आएगा वो देखते क्या आने वाला है। चलो ये तो 0 बनेगा क्योंकि इसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हो। अब ये चेक करते क्या बनेगा, 3 माइनस 7 इंटू R1 अपॉन 5। अब इसके लिए R1 कौन है, सॉरी इसके लिए R1 कौन है, 2 है, तो लिखेंगे 3 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 में से 14 गया तो भाई 1, तो 1 अपॉन 5, तो यहाँ क्या आने वाला है 1 अपॉन 5। ठीक है, अगला पार्ट बताओ। अब भाई ये भी तो चेंज होगा, यहाँ पे कौन बैठा 5, तो R2 की जगह लिख दो 5 माइनस 7 इंटू R1 अपॉन 5। अब इसके लिए R1 कौन है तो बोलेंगे 4, तो 5 माइनस 7 4 जा 28 अपॉन 5। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 माइनस 28 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। 25 में से 28 गया तो कितना आएगा -3 अपॉन 5। समझा, -3 की वो छोटे में से बड़ा माइनस करे, -3 अपॉन 5। तेरा ये पार्ट हो गया, तो तेरा सम कंप्लीट हो गया। अब तुझे क्या बताना है बेटा, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करो इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू एक्स 5x, 2 इंटू वाई 2y हो गया, इक्वल्स टू इस तरफ कौन बैठा है, अच्छा पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरा क्या होगा 0 इंटू एक्स 0x नहीं लिखेंगे चलेगा, 1/5 इंटू वाई 1/5y। हमेशा तुम देख रहे हो y वाला नीचे बच रहा है। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 4 है और -3/5 है। कंपेयर करते हैं तो पहला क्या मिलेगा मुझे 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। पहले इक्वेशन मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि समझ में आए। दूसरा क्या है भाई 1/5y इक्वल्स टू -3/5। क्या दोनों के नीचे 5 है तो कैंसिल, तो मुझे यहाँ y क्या मिला, y क्या मिला -3। अब y मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे x निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 5x प्लस 3y था ना, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 2y इक्वल्स टू 4। देख 5x ऐसी रहेगा, 2y की जगह लिख दूंगा -3 इक्वल्स टू 4। 5x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 4। 5x -6 इस तरफ आया तो +6। अब 5x इक्वल्स टू 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल्स टू भाई 10 है, 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 5 1 जा 5 2 जा, तो भाई मुझे x मिल गया यहाँ से। तो क्या x और y दोनों मिला, देयरफॉर 2x, y x, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है भाई 2, 4 4 आया था, सॉरी -3 आया था। 2, -3 इज द सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से अभी तक इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड में तुमको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अब इतना इजी सम था। अब हम लोग चलेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे। जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और सॉरी 4 5 नहीं, पहले 3 4 इधर है और ये वाला 5 है। ये 3 क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें 3/3 मैट्रिक्स आने वाला है। 3/3 2/2 में डाउट है क्या, तो उसको एक बार देखो क्या डाउट आ रहा है, उसको कंप्लीट करो, सॉल्व करो, अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए। अब ये 3 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग का ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं इक्वेशंस कैसे फॉर्म होगी। अब हमको पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद इन्वर्जन मेथड लगाओ या रिडक्शन मेथड लगाओ, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि रिडक्शन से ही करना है या इन्वर्जन से ही करना है। तो एक बार रीड करते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। अच्छा मतलब 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर का प्राइस कितना है 60। फिर कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर इज ₹90। ठीक है, ऐसी तीसरी इधर पे दिया हुआ वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल 2 पेन्स एंड 3 इरेजर इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन में एक चीज पता चला, 3 चीजों की बात की है क्या, पेंसिल पेन इरेजर। तो हम लोग लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस क्या रहेगा बी एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी जेड। ठीक है,
अब हम लोग तीनों इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, तो तीनों इक्वेशन फॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या बनेगी तीनों इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी हम लोग की, भाई एक पेंसिल कितने की है, एक्स रुपीस की है, एक पेंसिल का प्राइस क्या है एक्स, तो 4 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा 4x। भाई एक पेन का प्राइस है y, तो 3 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, एक इरेजर का प्राइस z है, तो 2 इरेजर का प्राइस क्या हो जाएगा 2z। अरे देखो ना, एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो 2 पेंसिल कितने की होगी 10 ना, क्या की है 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, इसीलिए एक पेंसिल x की है तो 4 पेंसिल 4x, समझा। इक्वल्स टू, भाई ये तीनों पेंसिल का प्राइस मिला के कितना, ये तीनों चीजों का प्राइस मिला के कितना हो रहा है 60। ये हम लोग की पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेंसिल 4 इरेजर, 4 पेन और 6 इरेजर, मतलब भाई 2 पेंसिल मतलब 2x, 4 पेन मतलब 4y और 6 इरेजर मतलब 6z इक्वल्स टू कितना है 90। अब एक काम कर सकते हो, चेक करो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है, तो कर भी सकते हो, काम करते हैं रहने देते हैं हम लोग ऐसी, इसको यूज करेंगे ऐसी। थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, थर्ड इक्वेशन रहेगी यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल 2 पेन एंड 3 इरेजर इज ₹70। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या आप इक्वेशन बना लोगे 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू कितना 70। ये हम लोग की थर्ड इक्वेशन बन गई। अब तुम्हारे पास इक्वेशन है, याद करो हम लोग दोनों मेथड से भी कर सकते हैं, इन्वर्जन या रिडक्शन, दोनों मेथड में एक ही इक्वेशन यूज होती है ax इक्वल्स टू b। ठीक है, काम करते हैं हम लोग इसको रिडक्शन से करते हैं, तो a की जगह जो मैट्रिक्स बनेगा वो तुम मुझे बता सकते हो, हाँ भाई a की जगह हम लोग वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं। अब 3 इक्वेशन है तो 3 रो बनेगी, पहली इक्वेशन पहली रो से बनेगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी रो में और तीसरी इक्वेशन तीसरी रो में। पहली रो फिल करते हैं हम लोग 4 3, हाँ उसके बाद 2 हो गया a, उसके बाद ये वाली 2 4 6 हो गया, तीसरा 6 2 3, ये हो गया। x क्या होता है भाई, x होता था अपना अननोन्स, कितने अननोन है x है y है z है, तो यहां लिख लेते हैं x y z। ठीक है, इक्वल्स टू b में क्या आता था बोलो, b में कांस्टेंट आता था, तो कांस्टेंट लिख के दिखाते 60 90 70 60 90 70। भाई ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बनाएंगे, मतलब डायगोनल के नीचे ये 3 एलिमेंट दिख रहे हैं उसको हम लोग 0 बनाएंगे। कौन से 3 है 2 6 और ये 2। ठीक है, तीनों को 0 बनाना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले हम लोग 0 बनाएंगे इस 2 को। अब इस 2 को जब भी, एक चीज मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी ये कॉलम में 0 बनाना होता है तो हमेशा इसका यूज करेंगे R1 का, इन दोनों को 0 बनाना है तो R1 का यूज करो, और अगर इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना होता था तो R2 का यूज करते थे। ठीक है, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखो तो एक बार जाके देखो, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तुमको हलवा लगे, एकदम आसान लगे। तो चलो इसको 0 बनाना है तो इसकी मदद लेंगे। अब मुझे एक दिख रहा है 2 है ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4, और R1 से माइनस कर दो तो 4 माइनस 4 क्या 0 बन जाएगा। हाँ, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं हम लोग, R2 में क्या चेंज करें भाई, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2R2, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4। अब क्या कर दो R1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2R2 माइनस R1, देखो ना 2 2 एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। देखो R2 क्या है मेरा 2, और इसके लिए R1 कौन है 4, देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4, हाँ 0 बन रहा है, समझा, इसीलिए वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा है। अब तुम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आएगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये a x तो हमेशा चेंज होगा नहीं, x y और z। ठीक है, चेंज किस में हो रहा है R2 में चेंज हो रहा है, तो R3 और R1 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, R3 हम लोग का R1 क्या है वो सब लिख लेते हैं, 4 3 2 6 2 3। अब जो चेंज होगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, भाई ये बन जाएगा 0 क्योंकि इसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। ये क्या बनेगा चेक करते हैं, 2 इंटू R2 कौन है 4 माइनस इसके लिए R1 कौन है 3, देखो 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 8 माइनस 3 कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके लिए लगा के चेक करो, 2 इंटू R2 माइनस R1,
अब आर टू कौन है अपना 6 और इसके लिए R1 कौन है 2, 2 6 जा 12, 12 माइनस 2 10, तो देखो क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 10। सिमिलरली यहाँ वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं, 2 इंटू आर टू क्या है मेरा 90 माइनस R1, इसके लिए R1 कौन है बोलेंगे 60, 92 जा 180, 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120। ठीक है, तो मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो तुमको करना क्या है भाई, ये 0 बन गया, अब किसको 0 बनाएंगे, ये 6 को 0 बनाना है। ये कौन से रो में है तो बोलेंगे R3 में है, R3 में चेंज करेंगे, किसकी मदद लेके R1 की मदद से। ठीक है, तो अब बोले भाई इससे इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बोले 6 है, इसको 0 बनाना है तो -6 आ जाए तभी 0 बनेगा, तो लिख देते हैं R3 -6। मदद किसकी लेना है R1 की, R1 क्या है मेरा, क्या R1 मेरा 1 है, नहीं 1 नहीं रहता तो मैंने बोला था क्या करने का, उसी नंबर से डिवाइड कर देने का, अगर यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड, 5 है तो 5 से डिवाइड, है ना। तो अब हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या होगा, तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा चेंज हो रहा है R3 में, तो R1 जैसा था वैसी रहेगा, X Y Z 60 ऐसी रहेगा, R2 भी चेंज नहीं होगा, 0 5 10 और यहाँ पे 120। अब इधर क्या होगा, यहाँ चेंज होगा भाई, ये बन जाएगा हम लोग का 0, ये क्या बन जाएगा हम लोग का 0, क्योंकि इसी के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं। ये क्या बनेगा चेक कर लेते हैं, R3 की जगह लिखो 2 माइनस 6/4 R1, इसके लिए R1 कौन है तो बोलेंगे 3, 2 माइनस 6 3 जा 18/4, 2 2 जा 2 9 जा 2 माइनस 9/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 9 हो जाएगा -5, तो -5 अपॉन में कौन है 2, अपॉन में कौन है 2, तो हम लोग का ये ट्रांसफॉर्मेशन लग गया। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि भाई इसको 2 से डिवाइड कर दो ना, ये 3 बन जाएगा 2 बन जाएगा। हाँ भाई सही है बात, तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने तुमको पीछे तरीका बताया कि कैसे 1 बनाने का, 1 नहीं है तो क्या यूज करने का, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या, अच्छा ये भी बचा है ना, ये एलिमेंट क्या है 3 है, R3 की जगह लिखो 3 माइनस 6/4। अब इसके लिए R1 कौन है तो बोलेंगे 2, है ना, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 माइनस यहाँ क्या बचा 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, ये तो हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए लगा लेंगे, अब यहाँ पे कौन था भाई 70, तो 70 माइनस 6/4 R1, इसके लिए R1 कौन है बोलेंगे 60। ये देखो 2 2 जा 2 3 जा 30, फिर 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 15, तो 70 माइनस 6 इंटू 15 होता है 90, मतलब 15 6 जा 90 होता है ना, 70 में से 90 गया तो -20, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं हम लोग का लास्ट पार्ट जो बचा है वो क्या है, तो हम लोग बोले भाई अब ना इसको 0 बनाना बचा है बस, ठीक है, इसको 0 बना लिए तो हम लोग का सम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो है कौन, तो बोले भाई -5/2 है, +5/2 कहीं से आ जाए तो ये 0 बन जाएगा, यही है ना, -5/2 में +5/2 जोड़ दो तो 0 बन जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कहाँ कर रहे हैं फिर से R3 में, और मैंने बोला है ये कॉलम में जब भी 0 बनाना हो इसको तो किसकी मदद लो, R2 की मदद लो, तो बोला भाई लिख लेते हैं R3 प्लस, क्योंकि माइनस में इसलिए प्लस कर रहे R2 डिवाइड बाय 2। भाई डिवाइड बाय 2 क्यों किए, क्योंकि ये 5 पहले से, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो देखो 5/2 ही बन जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, है ना, एक बार लगा के चेक करो, तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग का मैट्रिक्स क्या बन जाएगा वो देख लेते हैं। चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है हम लोग का R3 में, तो R1 जैसा है वैसी रहेगा 4 3 2, R2 भी ऐसी रहेगा 0 5 10, और R3 चेंज होगा X Y और Z, यहाँ पे 60 और 120 ये ऐसी रहेगा। अब ये चेंजेस होंगे, देखते क्या होता है। तो ये तो 0 पहले से रहेगा, ये चेंज कभी नहीं होगा, चेक कर लेना, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ 0 ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा 0, इसी के लिए तो किए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इसको जो कलर से लिखते रहते बार बार उसी से लिख लेते हैं 0 0। अब ये चेंज होगा, R3 की जगह लिखेंगे हम लोग 0 प्लस, इसके लिए R2 कौन है तो बोले 10 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ रहा है 0 + 5 5 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का 5। बहुत अच्छे। अब ये भी तो चेंज होगा तो इसके लिए भी लगा लेते हैं -20 प्लस, अब इसके लिए R2 कौन है तो बोले 120 डिवाइड बाय 2,
तो ये कितना बन जाएगा, 2 1 जा 2 60 जा, है ना, आधा होता है ना, तो -60 सॉरी -20 प्लस 60, -20 प्लस 60 हो जाएगा 40। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब सिर्फ क्या करना है हम लोग को, इसको कंप्लीट करना है। अब ये मेरा बन गया अपर ट्रायंगुलर। अब इक्वेशन फॉर्म कर दो। तो भाई यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो 3/1 का बनेगा और यहाँ पे भी 3/1 का। यहाँ कौन कौन है, 60 है, 120 है, 40 है ना। 3/1 का क्यों बनेगा, देखो इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1, है ना। तो ये सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये और इससे ऑर्डर डिसाइड होता था। अब 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू वाई 3y और 2 इंटू जेड 2z, और हमेशा बीच में प्लस, बीच में हमेशा प्लस। अब इसकी बात करते हैं, 0 इंटू एक्स 0x नहीं लिखेंगे, 5 इंटू वाई 5y, 10 इंटू जेड प्लस 10z, ये भी हो गया। अब तीसरी इक्वेशन 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 5 इंटू जेड 5z। मल्टीप्लीकेशन तुमको आना चाहिए। अब हम लोग कंपेयर करके तीन इक्वेशन जो बन रही है वो लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60, पहला ये हो गया। दूसरा 5y प्लस 10z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120, और लास्ट 5z इक्वल्स टू 40। ठीक है, क्या तुमको यहाँ से z की वैल्यू दिख गई? हाँ भाई, z इज इक्वल टू 40/5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 8 जा। तो भाई मुझे यहाँ से z की वैल्यू मिल गई, कितना 8। अब तुमको z मिल गया तो क्या हम लोग इसमें पुट करके y निकाल सकते हैं? हाँ, तो हम लोग एक काम करते हैं, वहां पे इक्वेशन 1 2 3 दिए थे, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऐसा बताएं, तो हम लोग इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, या इसको लिख देते हैं 4, इसको बोल देते हैं 5, है ना। और इससे तो हम लोग ने z निकाल लिया। तो अब लिखेंगे पुट z इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 4 सॉरी 5, ये वाले में पुट कर देना, इसमें पुट कर देना, इसीलिए क्योंकि इसमें y मिल जाएगा, जैसे y मिलेगा इसमें पुट करूंगा तो x भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 5y प्लस 4z था, कितना था 5y प्लस 10z इक्वल्स टू 120, 10z इक्वल्स टू 120। भाई मुझे z की वैल्यू मिली है 8, तो z की जगह लिख दूंगा 8 इक्वल्स टू 120। अच्छा 5y इक्वल्स टू 10 8 जा 80, 10 8 जा 80 और इक्वल्स टू 120। ये 80 इस तरफ आएगा तो भाई माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 80, 5y इक्वल्स टू ये बन जाएगा वापस से 40। तो तुमको y की वैल्यू क्या दिख रही है, फिर से y की वैल्यू भी दिख रही है 40/5, मतलब 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 1 जा 8 जा, therefore y इक्वल्स टू 8। हम लोग को दूसरी वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, सबको पुट कर देंगे इक्वेशन 1, पुट z इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन थी 4x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 60। चेक कर लेते हैं, 4x 3y है, 2z 3y, 4x प्लस 3y प्लस 2z। अब पुट कर लेते हैं भाई, x नहीं पता, y की जगह 8 प्लस 2 z की जगह भी 8 इक्वल्स टू 60। 4x प्लस 8 3 जा 24, 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 60। भाई 4x ऐसी रहेगा, ये दोनों प्लस हो गए बन जाएंगे 40 इक्वल्स टू 60। 4x इक्वल्स टू 40 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 60 में से 40 गया तो 20, तो 4x मिल गया मुझे 20, x क्या मिलेगा 20 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 5 जा, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ से 5। ठीक है, हम लोग का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन को देख लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 VCRs इज ₹35,000। मतलब 3 टीवी और 2 VCR का प्राइस कितना दिया है मुझे 35,000। ठीक है, शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000 पर टीवी। मतलब शॉपकीपर क्या चाहता है, मैं एक टीवी को सेल करूंगा तो मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं VCR बेचूंगा, कहा है VCR का लिखा, हाँ, फिर 500 पर VCR, तो और अगर VCR बेचूंगा तो मुझे एक VCR पे 500 रुपीज मिलना चाहिए। He can sell 2 TV set and 1 VCR and get the total revenue of 21,500। अच्छा, उसने 2 टीवी और एक VCR बेच दिया और उसको टोटल रेवेन्यू कितने का मिला, टोटल रेवेन्यू मिला उसको 21,500। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मुझे कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, उसके बाद सेलिंग प्राइस भी निकालना है टीवी का, ठीक है, और VCR का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट
द कॉस्ट ऑफ वन वीसीआर, वन टीवी सेट, ऐसा लिखते हैं, वन टीवी सेट बी एक्स। टीवी सेट की हम लोग के कॉस्ट क्या है, एक्स है एक टीवी का, और कॉस्ट ऑफ वन वीसीआर, अब वन वीसीआर को हम लोग क्या ले लेंगे, बी वाई। तो ये पार्ट हो गया हम लोग का, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। अब जब शॉपकीपर पहले तो खरीदेगा ना, तो उसने 3 टीवी सेट खरीदा था, एक वीसीआर, 2 वीसीआर खरीदा था 35,000 का। तो देखो पहली इक्वेशन बन गई, 3 टीवी सेट मतलब 3x, एक का प्राइस x है तो 3 का क्या होगा 3x, प्लस 2y, 2y क्यों, एक वीसीआर का प्राइस y है तो 2 वीसीआर का 2y, इक्वल्स टू कितने रुपीस में टोटल 35,000। ये पहली इक्वेशन अपनी फॉर्म हो गई। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। बोल रहा है शॉपकीपर को प्रॉफिट चाहिए एक टेलीविजन पे 1000 रुपया, मतलब मान लो एक टीवी का प्राइस तुमने क्या बोला है x, एक टीवी का प्राइस क्या बोला है तुमने x, तो उसने एक टीवी बेचा तो x रुपीस मिला, साथ में उसको कितना रुपीस का प्रॉफिट चाहिए 1000, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा क्या मिलेगा 1000। ठीक है, मतलब एग्जांपल ले लो, अगर टीवी 40,000 की है तो शॉपकीपर को प्राइस कितना मिलेगा 41,000। ठीक है 41,000। अगर एक टीवी 20,000 की है तो उसको मिलेगा 21,000। ठीक है, 1,000 एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने बोले ठीक है टीवी का प्राइस मुझे पता चल गया x प्लस 1000 रुपीज। ये x प्लस 1000 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। मैं यहां लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ वन टीवी इज इक्वल्स टू, भाई उसने x रुपीज की टीवी खरीदा, साथ में प्रॉफिट को जोड़ेगा तो x प्लस 1000 मिलेगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ, मुझे वीसीआर का भी बता दो, सेलिंग प्राइस ऑफ वन वीसीआर, एक वीसीआर का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, एक वीसीआर का प्राइस है y और शॉपकीपर चाहता है उसको कितना रुपीस का प्रॉफिट हो 500 का, तो क्या लिख दूं y प्लस 500, मतलब अगर एक वीसीआर 15,000 का है तो उसको टोटल पैसा कितना मिलेगा बेचने के बाद 15,500, है ना। अगर मान लो एक वीसीआर 10,000 का है तो उसको पैसा कितना मिलेगा 10,500। ठीक है, टोटल पैसा, तो ये मुझे मिल गया सेलिंग प्राइस। अब इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखो इक्वेशन बनाते वक्त एक चीज देखो, गिवन क्या है, मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसने 2 टीवी बेच दिया, कितनी टीवी बेचा 2 टीवी बेचा, और एक वीसीआर बेच दिया और टोटल रुपीस कितना मिला 21,000। तो देखो एक टीवी बेचेगा तो उसको कितना रुपीस मिलेगा x प्लस 1000 रुपीस मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसने बेचा कितना 2 बेचा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 4 बेचता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 10 बेचता तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, प्लस कितने वीसीआर बेचा, एक वीसीआर बेचा, एक वीसीआर बेचने पे उसको कितना रुपीस मिलेगा y प्लस 500 है ना। और जब उसने इतना चीज बेच दिया तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, सॉरी कितना रेवेन्यू मिला इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ 21,500, टोटल रुपीस उसको इतना मिला। ये हम लोग की बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, बस ये इक्वेशन बनाना लोगों को डिफिकल्ट लगता है ये क्वेश्चन में, अगर तुमने इक्वेशन बना ली तो तुम्हारा सम कंप्लीट हो गया। अब आ गया तुम्हारे को, तो चलते हैं अगले पार्ट पे इसके मतलब। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। तो पहली इक्वेशन थी हम लोग की 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35,000। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी हम लोग की दूसरी इक्वेशन बनी थी 2x प्लस 1000 प्लस y प्लस 500 इक्वल्स टू 21,500। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। क्या 2 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x प्लस 2 इंटू 2000 प्लस y ऐसी रहेगा और 500 ऐसी रहेगा, क्योंकि बाहर कुछ नंबर नहीं 1 है, 1 अंदर जाएगा तो सेम रहेगा, इक्वल्स टू 21,500। अब x और y वाले को एक साथ रख दो, 2x प्लस y प्लस नंबर को ऐड करो 2000 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू 21,500 यहाँ पहले से। अब 2x प्लस y इक्वल्स टू 21,500, अब 2,500 इधर आएगा तो माइनस होगा 2,500, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ आएगा तुम्हारा 19,000। ठीक है, ये हम लोग की सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन समझा कैसे बना, ये तो सिंप्लीफिकेशन तुम एक स्टेप में भी कर सकते हो, बस हम लोग ने दिखाया कि कैसे यहाँ तक पहुंचे हम लोग। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, इसको देखना, और ये हम लोग की सेकंड इक्वेशन है। अब सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म तो हो गई है, अब सिर्फ इसको लिखना है ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में, ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में। भाई a क्या था, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, तो 3 और 2 और 2 और 1, यहाँ आता था x तो 2 ही अननोन है इस बार, x और y, और b क्या आएगा, b हम लोग का कांस्टेंट होता है 35,000 19,000, तो यहाँ लिख लेते हैं 35,000 19,000।
क्या बन गया। अब सिर्फ एक स्टेप भाई, अपर ट्रायंगुलर बना दो, मतलब डायगोनल के नीचे इसको जीरो बना लो। तो इसको जीरो कैसे बनाएंगे भाई, कहाँ पे है, तो लिखेंगे R2 में। क्या लिखूं मैं, लिखूंगा R2 माइनस 2, क्योंकि 2 है ना, 2 माइनस 2 0। लेकिन यूज किसका करेंगे, R1 का। क्या R1 मेरा 1 है, नहीं 1 नहीं है, 1 के अलावा जो भी रहेगा उससे क्या कर देना हमेशा, डिवाइड। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा है, तुम्हारा सम कंप्लीट। अब तुमको सिर्फ x और y निकालना है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या बनेगा, R2 तो चेंज नहीं होगा, R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा, x y लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा हम लोग का 35,000। अब जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे लिख के बताओ फटाफट, ठीक है भाई। ये तो जीरो बनेगा, इसी के लिए मैंने लगाया है। ये क्या बनेगा चेक करते हैं, R2 की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2/3, और इसके लिए R1 कौन है, 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4। एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 1 माइनस 2 2 जा 4/3 बन जाएगा, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1/3, सही है। 3 माइनस 4 -1/3, तो यहाँ आएगा -1/3। आने दो नेगेटिव, देख लेंगे क्या होता है इसका ना, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब ये भी तो चेंज होगा, ये भी तो चेंज होगा, ये क्या चेंज होगा चेक कर लेते हैं। तो R2 की जगह मैं लिखूंगा 19,000, ऊपर कर लेता हूँ 19,000 माइनस 2/3, R1 क्या हम लोग इसके लिए 35,000, ठीक है। क्या ये कैंसिलेशन होगा, 3 1 जा नहीं होगा शायद, नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मैं इसको यहाँ पे कर देते हैं, काम करता हूँ, कितना था 19,000 माइनस 2/3 35,000, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 19,000 ऐसी रहेगा, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 35,000 का डबल कितना होता है 70,000, अपॉन में कौन है 3 है। अब भाई इसको डिवाइड मत करना क्योंकि नहीं होगा, पॉइंट में नहीं चाहिए मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 19 कितना होगा 57, तो 57,000 माइनस 70,000 अपॉन में कौन है 3। 57 में से 70 जाएगा तो भाई बचेगा -13,000 डिवाइड में 3 बचेगा, तो ये हम लोग वहां लिख लेते हैं -13,000 डिवाइड में 3। नेगेटिव आने दो, नेगेटिव आएगा चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम लोग की इक्वेशन क्या बनेगी, पहले इसको यहाँ में ले लेता हूँ। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पेस्ट किया, अब इसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इक्वेशन मैट्रिक्स बन जाएगा अपना। यहाँ पे 35,000 है और -13,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है। यहाँ पे 0 इंटू एक्स, जीरो जीरो लिखते नहीं, 1/3 इंटू वाई तो -1/3y, यहाँ 0x है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा, छोड़ दो। अब तुमको दिख रहा है कंपेयर करोगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35,000, ये एक आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या है भाई, -1/3y इक्वल्स टू -13,000 डिवाइड बाय 3। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस हट गया, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ से, y मिला मुझे यहाँ से 13,000, ठीक है। अब आगे x भी निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 वहां पे था। तो पुट y इक्वल्स टू 13,000 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन क्या बने 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35,000। असली में ये इक्वेशन बनी है, अगर इक्वेशन 1 देखोगे तो वही है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35,000। तो यहाँ 3 लिखने का कोई फायदा नहीं है, काम करते इसको इक्वेशन 1 ही बोलते हैं, इसको नाम ही नहीं देते, वही इक्वेशन है। तो 3x प्लस 2y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 13,000, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 13,000। अच्छा 3x 13,000 का 2 टाइम्स कितना होता है 26,000, ठीक है, इक्वल्स टू 35,000। 3x क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 35,000 माइनस 26,000, ठीक है। 35 में से 26 जाएगा तो बचेगा 9,000, तो 3x क्या मिला 9,000। x क्या मिल जाएगा भाई 9,000 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा मतलब 3,000 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ से 3,000। अच्छा अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग ने बोला था कि कॉस्ट प्राइस एक टीवी का x है, मतलब कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया किसका, एक टीवी का। कितना है, एक टीवी मुझे कितने में खरीदा है शॉपकीपर ने 3,000 में, एक वीसीआर कितने में खरीदा है 13,000 में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लास्ट स्टेप, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, हम लोग को कितना आया था 3,000 आया था, ₹3,000। फिर सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR
इज इक्वल्स टू कितने का मिला था 13,000 का, ये तो कॉस्ट प्राइस है। और हम लोग को एक और चीज पूछा था सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी, एक टीवी का सेलिंग प्राइस याद है x प्लस 1000 था ना, तो x की जगह आप क्या लिख देंगे हम लोग 3000 प्लस 1000, तो मुझे मिला ₹4000। ये सेलिंग प्राइस किसका है, एक टीवी का। और उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR, भाई एक VCR था y प्लस 500। अब VCR का प्राइस कितना है 13,000, उसमें मैंने जोड़ दिया 500, तो ये कितना बन जाएगा 13,500। ठीक है, ये किसका प्राइस है, एक VCR का। अब मैं तुमको हर एक स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। अगर हमने उसको डायरेक्टली रफली करना रहता तो हम लोग फटाफट एकदम गोच गोच के कर लेते। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का चैप्टर हो गया कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब अगला चैप्टर आएगा बहुत जल्दी, तब तक के लिए ये चैप्टर को एकदम अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। जो जो तुमको सॉल्व करने दिया गया उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।